देखिए आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर का एक पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ही समझ लीजिए कि एक्सपेक्ट है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपको ये बात बताया गया था कि किसी भी चार्ज पे जब वो मोशन में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो कहते हैं मूविंग चार्ज पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, तो कहते हैं स्टैटिक चार्ज या स्टेशनरी चार्ज पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा हम लोग समझेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो क्या देखते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर का। और क्या कहेंगे कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लग जाता है। क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है। क्यों फोर्स लगता है, इसका कारण क्या है ना, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे अपना क्या, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को, है ना, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, is placed in magnetic field, is placed in magnetic field, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या कहेंगे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। ये क्या एक्सपीरियंस करता है भाई, फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। बोल रहे हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक्चुअली में ये फोर्स कहाँ से आता है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फोर्स आ रहा है, जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, वो फोर्स क्यों लग रहा है। तो ये फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे नहीं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है मूविंग चार्ज पे। तो आप कहिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में मूविंग चार्ज कैसे आ गया। तो हम करंट में पढ़ चुके हैं कि करंट किसी भी कंडक्टर में तभी बहता है जब चार्ज का मोशन होता है, मोशन ऑफ चार्जेस काउज करंट, है ना। चार्ज जब मोशन में आता है तभी करंट बहता है। तो कहने का मतलब जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है वो फोर्स एक्चुअली में जो है करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स नहीं है, वो फोर्स किस पे है, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज है उस पर फोर्स है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि दिस फोर्स, क्या लिखेंगे, दिस फोर्स इज एक्चुअली, दिस फोर्स इज एक्चुअली, दिस फोर्स इज एक्चुअली ऑन द moving charges, on the moving charges, on the moving charges inside conductor, on the moving charges inside conductor, on the moving charges inside conductor, because a current carrying conductor, because a current carrying conductor, because a current carrying conductor, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हैज न्यूमेरस, मतलब बहुत सारा, न्यूमेरस मूविंग चार्जेस, न्यूमेरस मूविंग चार्जेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। क्या लिखे हम कि सबसे पहले हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखे। क्या लिखे ऑब्जर्वेशन के रूप में, हम ऑब्जर्वेशन के रूप में कहे कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स है एक्चुअली कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज है उस पर लग रहा फोर्स है। क्यों ऐसा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्ज होता है और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है ना, वही फोर्स दिखाई देता है हमको करंट कैरिंग कंडक्टर पे। और इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, या इसको हम लोग लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या फिर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को, इसी फोर्स को, दिस फोर्स इज कॉल्ड, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे इसी फोर्स को क्या कहा गया है, मैग्नेटिक फोर्स कहा गया है, या सिंपली हम क्या कह सकते हैं, और सिंपली लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स,
मैग्नेटिक फोर्स और सिंपली लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, है ना, इसको कहते हैं। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे जो देखिएगा ध्यान से, सिंपली नहीं, मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे हमको ये नहीं दिख रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, अभी हमको ये पता करना है कि मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना। अगर हम ये पता कर लें कि मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है तो हम कंडक्टर पे भी लग रहा फोर्स निकाल लेंगे। हम मान लिए ना, जैसे आप मान लीजिए कि इस तरीके से ऐसे समझिए ना कि एक प्लेन ले लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए एक इस तरीके से क्या करेंगे, हम एक प्लेन ले लिए, है ना, एक प्लेन ऐसे ले लिए, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसमें, और एक चार्ज है Q, एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, Q चार्ज, है ना, एक चार्ज है Q, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ है, इधर के तरफ, और चार्ज इधर के तरफ मूव करने लगा मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर। देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इधर के तरफ है एक्स एक्सिस में, चार्ज इससे थीटा एंगल बनाकर v वेलोसिटी से इधर मूव करने लगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो इधर लगेगा, ऊपर के तरफ, प्लेन के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, यही मैग्नेटिक फोर्स है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप ऐसा कंसीडर करिए, लेट अ चार्ज Q, लेट अ चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है, लेट अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग विथ वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल, मैग्नेटिक फील्ड पहले से रहेगा तब ना उस पर फोर्स लगेगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड बी, विथ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, विथ मैग्नेटिक फील्ड बी। क्या बोले कि वो थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ बना रहा है। क्या बोले कि मान लीजिए एक चार्ज Q है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, b मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो उस समय आप क्या कहिएगा, देन उस समय कहेंगे, क्या कहेंगे हम उस समय, कि जो फोर्स होगा, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज। तो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई, है ना, क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज विल बी, वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा आपका Fm इज इक्वल टू Q V और क्रॉस B। यही इक्वेशन होता है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का। क्या लिख दिए, Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B, यानी अगर Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू V क्रॉस B। कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू V क्रॉस B। अब यही V क्रॉस B है ना, इस क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़िएगा ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल बता देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल लग रहा है, थीटा, यानी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के चार्ज पार्टिकल चल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, ये हुआ मैग्नीट्यूड, और एन कैप का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। देखिए एन कैप लिखना जरूरी है, अगर एन कैप नहीं लिखेंगे ना हम लोग, तो एन कैप नहीं लिखेंगे तो खाली ऐसे लिख सकते हैं, FM वेक्टर का मॉड या फिर FM, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, QVB साइन थीटा। और ये एन कैप क्या है, डायरेक्शन। कहिएगा डायरेक्शन कहाँ से आया है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन होगा। तो एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। V क्रॉस B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है कौन, एन कैप, है ना। कैसे निकलेगा भाई एन कैप, तो लिखेंगे एन कैप इज इक्वल टू, एन कैप बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, एन कैप बराबर लिखिएगा ना QVB साइन थीटा, और ऊपर में क्या, मैग्नेटिक फोर्स। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले ध्यान दीजिए। ये हुआ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं V क्रॉस B से, QVB साइन थीटा से। मेन लफड़ा है डायरेक्शन निकालने का, तो उसका डायरेक्शन ही ये एन कैप बताएगा, मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक डायरेक्शन, ध्यान रखना है डायरेक्शन के लिए एक ही रूल है, क्या, कि मैग्नेटिक फोर्स उधर ही होगा जिधर V क्रॉस B होगा। ऐसे लिखने का मतलब क्या है,
मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल टू V क्रॉस B, मतलब जिधर V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फोर्स होगा। ऐसा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं। क्या बताए थे? जिधर DL क्रॉस R होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। आज बोल रहे हैं जिधर V क्रॉस B होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा। अब कहिएगा यहाँ पे दिखाइए तो V क्रॉस B ऐसे था ना, मतलब V क्रॉस B ऐसे है, तो ये जो फोर्स है ना, जैसे हम लोग उल्टा कर लेते हैं, इसको B कर लेते हैं और इसको V कर लेते हैं, तब हम लोग V क्रॉस B निकालना होता है। तो V क्रॉस B निकालिएगा तो V से B की तरफ ले जाएगा, थंब किधर है? बाहर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये वाला लाइन उसके परपेंडिकुलर ही बना हुआ है ना। तो V क्रॉस B निकालने का तरीका भी है क्या? राइट हैंड के पाम को V के तरफ रख देंगे और B के तरफ मोड़ेंगे, तो जिधर थंब होगा उधर ही क्या होगा? V क्रॉस B होगा। ध्यान रखना है उस समय चार्ज प्लस होना चाहिए, उस समय चार्ज क्या होना चाहिए? प्लस। अगर माइनस चार्ज होगा, मान लीजिए कि चार्ज निगेटिव हो गया, तो ये जो डायरेक्शन आया है ना उसका उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन प्लस चार्ज के लिए है। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो उस पर उल्टा, जो आप निकाल के लाइएगा उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज निगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए, कहीं भी पूरे फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, यानी फोर्स कैसे निकला है? Q इंटू V क्रॉस B से निकला है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है भाई, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि उसके डायरेक्शन के लिए यही रूल यूज करते हैं, स्क्रू रूल या राइट हैंड पाम रूल, और कहते हैं कि राइट हैंड के पाम को पहले वेक्टर की तरफ रखेंगे और दूसरे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे कि थंब उस समय किसका डायरेक्शन बता देगा? क्रॉस प्रोडक्ट का। सब के निकालने के लिए यही रूल है। लेकिन कहीं कहीं पे, जैसे ये यहाँ भी ये जानते हैं तो आपको कुछ दूसरे रूल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रूल है, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ, बचपन में भी आप पढ़ते हैं, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन का रूल है। क्या है भाई मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन का रूल? तो देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बचपन में पढ़े होंगे आप, 10th क्लास में भी पढ़ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। इसको हम लोग कहते हैं फादर मदर और चिल्ड्रन रूल। फादर मदर चिल्ड्रन, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड और सी से क्या हो गया? है ना, करंट। तो करंट जिधर होगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज बहेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, है ना, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। देखिए, तो कहेंगे फ्लेमिंग, इसका रूल का क्या नाम है भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बचपन से पढ़ते आते हैं हम लोग, यहाँ पे भी वही यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा लेफ्ट हैंड, यही जो रूल आप देखते हैं ना बचपन से, ये दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी तो वही होता है कि दोनों वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट उस पर परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में V क्रॉस B होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा? FM होगा। यानी जिस प्लेन में A क्रॉस B होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा? आपका वेक्टर पाया जाएगा, A और B वेक्टर। तो यहाँ पे भी वही रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं? अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, और जो हमारा थंब होता है, जो हमारा क्या होता है? थंब, ये किसको बताता है? मैग्नेटिक फोर्स को। किसको बताता है? मैग्नेटिक फोर्स को, है ना। और ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताता है जिधर चार्ज बह रहा है उसके डायरेक्शन को, फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग को यहाँ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपको लेफ्ट हैंड का ऐसे बना दिया गया है, तीनों फिंगर, 1 2 3, ये थंब हो गया और ये फिंगर और ये फिंगर, है ना। इसमें क्या है कि इधर के तरफ फोर्स होगा, मतलब ये जो होगा ये फिंगर फोर्स को बताएगा, है ना, और ये फिंगर किसको बताएगा? फोर्स को बताएगा। और ये फिंगर किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और ये फिंगर किसको बताएगा? वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बताएगा। यानी ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? आपका वेलोसिटी है। बस ऐसे ही रखना है। ये रूल आपको बता दिया गया, किताबों में दिया हुआ रहता है, नहीं तो सिंपली वही राइट हैंड पाम रूल है। जितना भी जगह क्रॉस प्रोडक्ट आए उसमें डायरेक्शन पता करने का एक ही रूल है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल अगर आपको आता है तो विशेष कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटी के तौर पे बता दिया गया है। और रूल का नाम याद रखना, इसके मदद से हम लोग क्या पता करते हैं? तो फोर्स का डायरेक्शन हम पता कर लेंगे,
डायरेक्शन पता करनी है तो अपने पास दो दो हथियार है, भी क्रॉस बी निकाल लीजिए या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लीजिए। और मैग्नीट्यूड निकालने का बात जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। इस पे अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है कि जो हम लोग देखे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या देखे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखे हम एफ एम बराबर क्या देख लिए, क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए क्या कहेंगे कि एफ एम का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर भी क्रॉस बी होता है। तो डायरेक्शन वाला दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ना, देखिएगा आप ये मान लीजिए कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना है। इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इधर हम मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल क्यू है ना, और ये चार्ज पार्टिकल क्यू आपका चल रहा है किधर, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ है, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इधर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ है। और ये अब बताइए कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। अब आपसे पूछेगा कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, हमसे ये पूछता है कि फोर्स किधर लगेगा, तो क्या बोलेंगे, किधर फोर्स लगेगा इसमें। तो हम लोग कहेंगे ना कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स उधर ही लगेगा जिधर भी क्रॉस बी होगा, जिधर क्या होगा, भी क्रॉस बी। तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्रॉस बी होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट वेक्टर भी किधर की तरफ है, जे कैप, भी किधर की तरफ है, जे कैप। इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इधर मौजूद है, इस तरीके से दे दिए हम, तो कहिएगा भी क्रॉस बी होता है, तो भी किधर है, जे कैप, और बी किधर है, आई कैप, बी किधर है, आई कैप में। तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के कैप, क्या हो जाएगा आपका, के कैप। तो कहेंगे इस पे फोर्स किधर लगेगा, के कैप डायरेक्शन में, मतलब बाहर। किधर फोर्स लगेगा इस पे, बाहर, यानी जेड एक्सिस में। अगर यही सेम क्वेश्चन दिए होते और कहते ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज माइनस क्यू है और इधर चल रहा है, ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू इधर चल रहा है। तो देखिए सब कुछ तो वही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन है। निगेटिव चार्ज के लिए क्या कहिएगा, आगे में पहले से ही माइनस लगा दीजिए, पहले से ही क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और भी क्रॉस बी कर लीजिए। तो भी किधर है, जे कैप, और बी किधर है, आई कैप। तो जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई के होता है कि माइनस के होता है, भाई माइनस के होता है ना, जे क्रॉस आई माइनस के होता है ना। तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, और एक ठो के पहले से मौजूद है तो क्या हो जाएगा, प्लस के। यानी इस पे फोर्स लगेगा प्लस जेड एक्सिस में, और इस पे फोर्स लगेगा क्या, माइनस जेड एक्सिस में, निगेटिव जेड एक्सिस में, और इसमें फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। तो ध्यान आपको देना होगा कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज दिया है कि निगेटिव चार्ज दिया है, क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दिया है कि निगेटिव। ऐसे देखिए सीबीएसई बोर्ड में 2016-17 में क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा कह रहा है ये हमारा जो है ना, ये जेड एक्सिस है, ये कह दिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या कह दिया, जेड एक्सिस। किसी को कुछ भी कह सकते हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कह दिया है कि इधर मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड इधर मौजूद है, और एक चार्ज इधर चल रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लेट इट बी इलेक्ट्रॉन। अब खुद समझना हो कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, कहेंगे इधर इसमें किस पर किधर फोर्स लगेगा, तो हम क्या कहेंगे, भी क्रॉस बी में, भी क्रॉस बी में। लेकिन ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो माइनस भी क्रॉस बी, तो भी क्या है आपका, जेड एक्सिस में, इधर जेड एक्सिस है, मतलब के कैप, और बी किधर है आपका, जे कैप। तो के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, तो प्लस आई कैप। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा, एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। समझे बात को। अब देखिए आगे देखिए, अब यहीं पे अगला एग्जांपल ले लेंगे और क्या कहेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। और यहाँ पे प्रोटॉन ले लिए, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, प्रोटॉन। क्या है ये, प्रोटॉन। तब फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, भी क्रॉस बी। तो भी किधर है, जेड एक्सिस में, तो यानी जेड एक्सिस मतलब क्या, के कैप, और बी किधर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, वाई एक्सिस में, यानी के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर अगर प्लस एक्स एक्सिस है तो माइनस एक्स एक्सिस में फोर्स लगेगा।
यानी बताना यही चाह रहे थे कि सीधे फोर्स का डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका है कि आप V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल लीजिए। अगर आप V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल लिए तो अपने आप फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, निकल गया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सावधानी और रखना है कि चार्ज प्लस में है कि माइनस में। अगर चार्ज प्लस में है तब तो ठीक है, जिधर V क्रॉस B होगा उधर ही फोर्स लगेगा। लेकिन अगर चार्ज माइनस में है तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसीलिए देख लिए माइनस वाला भी एग्जांपल हम आपको अलग से करवा दिए। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाला बात देख लीजिए। सिंस Fm बराबर QVB साइन थीटा देख ही लिए। अब देखिए इसमें अलग अलग सिचुएशन है। QVB साइन थीटा हम देख लिए, इसमें देखिए अलग अलग सिचुएशन है। सिचुएशन वन में क्या कहें कि इफ V और B परपेंडिकुलर हो या फिर V और परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल, या फिर क्या हो एंटी पैरेलल, मतलब थीटा चाहे तो 0 डिग्री हो या फिर क्या हो जाए 180 डिग्री। कहने का मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल चाहे तो 0 डिग्री हो और नहीं तो क्या हो 180 डिग्री हो, यानी V और B एक ही डायरेक्शन में हो। यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि जिधर जो है क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप मान लीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक चार्ज Q है जो कि V वेलोसिटी से इधर चल रहा है, या फिर एक चार्ज Q है जो V वेलोसिटी से इधर चल रहा है। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, B और V के बीच में कितना एंगल है, पैरेलल है। कितना एंगल है 0 डिग्री। यहाँ पे B और V के बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री। कहेंगे कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। क्या कहेंगे, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, स्टेटमेंट याद रखिएगा, यही पूछेगा कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इज। यानी अगर चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है वेलोसिटी इधर है, तो उसका उस पर कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो जवाब में क्या कहेंगे 0। क्या कहेंगे, क्यों भाई, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो कहेंगे यहां पे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब सोचिए कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स, मतलब चार्ज भी है, वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा घटना तब होगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर होगा, पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, या फिर ये कहेंगे कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही होगा, तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए बचपन में आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन का पहला लॉ बताता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो अपनी इनिशियल स्टेट में ही चलेगा, इनर्शिया जिसको कहते हैं। न्यूटन का पहला लॉ ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या है, वो जिस अवस्था में पहले चल रहा था उसी अवस्था में चलेगा, न तो उसका दिशा बदलेगा, न तो उसका स्पीड बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा उसका। तो चार्ज पार्टिकल कितना वेलोसिटी से चल रहा था, v से। शुरुआत में भी v से चलेगा और बाद में भी कितना चलेगा, v से। क्यों, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। चार्ज पार्टिकल किस दिशा में चल रहा था, ईस्ट के तरफ, अभी भी किधर चलेगा, ईस्ट के तरफ। क्यों, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। चार्ज पार्टिकल का पहले जो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv², तो न तो वेलोसिटी बदला ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा नहीं। चार्ज पार्टिकल का पहले जो मोमेंटम था, मोमेंटम होता है P = mv, तो मास तो सेम ही रहता है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन क्या क्या सेम रहेगा, जो देखिएगा, डायरेक्शन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ चार्ज विल बी सेम, मतलब कोई फोर्स नहीं लगने के कारण यहां पे डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, मोमेंटम नहीं बदलेगा, सब सेम होगा। सब क्या होगा आपका, सेम होगा। अगर फोर्स लगता है तो फोर्स के लगने से चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है ना।
और एक्सेलरेशन होगा तभी फोर्स लगेगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और एक्सेलरेशन कब होगा? जब उसका वेलोसिटी बदलेगा। और वेलोसिटी कब बदले? वेलोसिटी जब बदल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंट अपने आप बदल जाएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही मूव कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना। और इस कारण से वो जैसे अवस्था में पहले मूव कर रहा था उसी अवस्था में बाद में मूव करेगा। जिस दिशा में पहले मूव कर रहा था वो दिशा में बाद में मूव करेगा। जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था उस वेलोसिटी से बाद में मूव करेगा। जिस काइनेटिक एनर्जी से पहले मूव कर रहा था उस काइनेटिक एनर्जी से बाद में मूव करेगा। जिस मोमेंटम से पहले मूव कर रहा था उस मोमेंटम से बाद में मूव करेगा। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। पूछा जाता है आपसे, कहेगा इस केस में क्या नहीं बदलेगा, ये क्या बदलेगा? क्योंकि अभी एक ही केस सिचुएशन 1 ही किए हैं। सिचुएशन 2 में कहेंगे भी और बी परपेंडिकुलर होगा, सिचुएशन 3 में कुछ और कहेंगे। तो हो सकता है कि कुछ क्वांटिटी इसमें से बदले, कुछ क्वांटिटी नहीं बदले। लेकिन सिंपल है, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, है ना। अपने पूर्व अवस्था को मेंटेन रखेगा, इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन सबको एक समान रखेगा। जैसे ही किसी भी बॉडी पे फोर्स लगना चालू होता है तो उसका पूर्व अवस्था क्या होता है? बदल जाता है। न्यूटन का पहला लॉ यही बताता है, ठीक है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग लिखा गया है। अब हम बात करेंगे सिचुएशन 2 का। जब भी और बी परपेंडिकुलर होगा तो वहां पे फोर्स तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि क्यू भी बी साइन 91 होता है। तो फोर्स लगेगा कितना? क्यू भी बी, है ना। तो उस समय फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ये सब बदलेगा। ये सब क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग सिचुएशन 2 पे चर्चा करेंगे। देखिए क्या देखेंगे अब हम कि सिचुएशन 2 क्या है? अगर भी और बी परपेंडिकुलर होगा, भाई भी और बी क्या होगा? परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। अगर भी जो है बी के परपेंडिकुलर है, भी जो है बी के क्या है? परपेंडिकुलर है, ध्यान देना है। तो भी बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी साइन 90 मतलब 1। और ये मैक्सिमम फोर्स है, ये क्या है? मैक्सिमम। तो भाई जब फोर्स लग रहा है तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन भी होगा और वो जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ये तो बात है। लेकिन यहां पे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है क्रॉस, इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक, क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर, और चार्ज पार्टिकल मूव करना चालू किया यहां पे भी वेलोसिटी से किया ना। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जेड माइनस जेड एक्सिस में है और वेलोसिटी क्या है? एक्स एक्सिस में है, परपेंडिकुलर है। भी और बी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने लगेगा किधर? मतलब इस रूल से अगर आप निकालिएगा तो क्या कहिएगा? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और क्या? वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर कर दिए इस फिंगर को, और आपका जो वेलोसिटी है वो इधर है। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, मतलब इधर फोर्स लगेगा, इधर, है ना, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और ऐसा होने से क्या होगा? जो वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो ऐसा होने से चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से मुड़ जाएगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मुड़ेगा ना यहाँ पे ऐसे, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन तो बदलेगा ही वेलोसिटी का, तो ऐसे मुड़ेगा। तो जैसे ही ऐसे मुड़ेगा, अब मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। अब पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ था, अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। इस पे फोर्स जो लग रहा होगा वो इस तरीके, वेलोसिटी इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? फिर से यही रूल लगाएंगे और क्या कहेंगे? बी किधर की तरफ है? बी किधर की तरफ है भाई? तो बी है अंदर और वेलोसिटी हो गया है किधर? वेलोसिटी हो गया है ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी हम ऊपर मान लेंगे, तो फिर इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगते जाएगा। और अब देखिए फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। तो इस तरीके से हर पॉइंट पर भी क्रॉस बी जब निकालते चलेंगे ना, तो देखेंगे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर गया। किस पाथ में मूव कर गया? सर्कुलर। यानी भी और बी अगर परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लगता है कि वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। समझे बात को? यानी आप सिंपली आप ऐसे कहिए कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ हम पहले ही बना दिए। अब हम समझ चुके हैं कि क्यों सर्कुलर पाथ है। ये सर्कुलर पाथ हम पहले ही बना दिए और कहे कि यहाँ पे इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इस पूरे रीजन में, है ना।
चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पे चार्ज क्यू है, वेलोसिटी भी है, और इसका सेंटर है इधर, देखिएगा ध्यान से, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इधर है, इसका सेंटर इधर है, यहाँ पे छोटा सर्कल बनाते हैं, देखिए हो गया ये। यहाँ पे मान लीजिए चार्ज क्यू है और ये v वेलोसिटी से इधर चलना चालू किया, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अभी बताया हम आपको, Fm किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। मान लीजिए कि फोर्स लगने से चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव किया, फिर जब यहाँ पहुँच गया होगा तो वेलोसिटी तो हमेशा इधर की तरफ ही होगा ना, वेलोसिटी तो वही है, फिर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा आपका, फिर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा कहाँ आपका, सेंटर की तरफ, इधर फोर्स लगेगा है ना। फिर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच गया तो वेलोसिटी इधर होगा और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। फिर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पहुँच गया तो वेलोसिटी तो इधर होगा और फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कहीं भी होगा ना तो देखिएगा कि वही वाला रूल जो बताए हम, उससे वेलोसिटी इधर होगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इधर होगा। तो इसी के कारण से चार्ज पार्टिकल क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। कहाँ मूव करने लगता है चार्ज पार्टिकल, जैसे ही v और b परपेंडिकुलर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो चार्ज पार्टिकल टेंड टू मूव इन सर्कुलर पाथ। किस पाथ में मूव करता है आपका, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। लिखेंगे कि हियर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द चार्ज पार्टिकल tends to move in circular path। चार्ज पार्टिकल किस पाथ में चलता है भाई, सर्कुलर पाथ में चलता है। जैसा फिगर में दिखाया गया, मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, क्रॉस है ना, किसी बुक में ऐसे बना देगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रॉस बना देगा और बीच में सर्कल बनाएगा, तो हम अलग से बना दी। इसका मतलब ये है कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। चार्ज पार्टिकल किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, है ना। द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स सेंटर, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर के तरफ मूव करेगा, सेंटर के तरफ, विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। समझे बात को, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सेंटर के तरफ। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चलता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो कहीं ना कहीं यही मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यानी कहेंगे कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो चार्ज पार्टिकल को चाहिए सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। कहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे, सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विल बी प्रोवाइडेड, वो कौन प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोवाइड कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। उसको कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर। क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर। कब, जब इस ऐसा सिचुएशन होगा। तो ऐसा सिचुएशन कब होगा, चार्ज पार्टिकल कब सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, जब भी और भी पूरी तरीके से परपेंडिकुलर है, उसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। देख लीजिए, भी इधर है और बी, हर समय देखिएगा कि उसके सेंटर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, और सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है सर्कुलर मोशन में। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, मैग्नेटिक फोर्स से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, बोलिए, mv²/r। यहाँ से क्या होगा ना, जिस सर्कुलर पाथ में चार्ज, पता है कि जब 90 डिग्री पे फोर्स, जब 90 डिग्री होगा इसके बीच का एंगल, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो कहेगा उसका रेडियस बताइए कितना होगा। तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे, mv²/r = qvb, क्योंकि इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, qvb। कितना लग रहा है, qvb। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके क्या निकाल देंगे भाई, यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि v से v कट गया, और r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा mv/qb, और mv को हम मोमेंटम भी कहते हैं, तो p बटा क्या होगा, qb। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों बताते हैं। पहले तो रेडियस निकाल लिया, R बराबर mv/qb। एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में क्या कराया जाता है, एक्सेलरेट कराया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन में डीज होता है, इस तरीके का देखिए बताते हैं, डी शेप का, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। साइक्लोट्रॉन में इस तरीके से डीज होता है, डीज, डी शेप का, तो इसलिए का नाम है डीज, डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये क्या है, डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन। एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, है ना, उसको चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करने के काम आता है। तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहता है और चार्ज पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो डीज का रेडियस क्या होता है, तो डीज का रेडियस वही होगा जो mv/qb होगा। यानी ये इसको ऐसे भी कहा जाता है डीज रेडियस इन साइक्लोट्रॉन, है ना। ये तो पूछ ही रहा है, लेकिन साइक्लोट्रॉन इसी का एप्लीकेशन है। यानी साइक्लोट्रॉन में v और b को परपेंडिकुलर रखा जाता है और चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो उसमें अलग अलग खांचा जैसे बना हुआ रहता है, डी शेप का रहता है ना, इसलिए उसका नाम है डीज। तो डीज का रेडियस कितना चाहिए साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए, तो R बराबर सीधे सीधे क्या कह देता है, mv/qb या p/qb, ये रेडियस निकल गया। अब देखिए, कभी आप बचपन में ऐसे भी पढ़े होंगे, सिंस p मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √2m/e², पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन है, क्या, √2m/e²। तो ये जो mv लिखा हुआ है, यानी p जो लिखा हुआ है, इसीलिए इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, √2m/e² और बटा qb। क्या लिख सकते हैं, √2m/e²/qb कह सकते हैं ना। अरे यार, mv के जगह पे लिख दिया √2m/e²/qb। यानी अगर चार्ज का वेलोसिटी दिया है तब ये इक्वेशन यूज करेंगे, चार्ज का काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये, और अगर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी दे देगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुके हैं, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, √2m, और ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाएगा तो क्या लिखेंगे, चार्ज और इंटू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पढ़ाए हैं, चार्ज और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, उससे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बटा क्यूबी। देखिए, रेडियस का 3 फॉर्मूला आ गया। अगर वोल्टेज दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल को लेके इतना वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है, तब हम रेडियस इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये निकालेंगे, है ना, और वेलोसिटी दिया है तो ऐसे भी लिखें। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज विथ विच चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। क्या बोलेंगे, विथ विच चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। खूब क्वेश्चन पूछेगा, बताते हैं कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना तो आपको मिलेगा, कहेगा एक अल्फा पार्टिकल है, उसको इतना वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, तो बताइए जिस रेडियस में वो घूमेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो ये सारा तभी मान्य है, लिखेगा जरूर, कि उसको प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये जरूर इशारा करेगा कि भी और भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जितना बात हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सारा तभी वैलिड है जब भी और भी क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। चाहे वो साइक्लोट्रॉन के डीज का बात करे, या फिर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का बात करे, या चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का बात करे, या उसके वेलोसिटी का बात करे, है ना। हम क्या बोले, हम सिंपल चले कि चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से हम मूव कराना चालू किए। वो क्या कहेगा, चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी E से मूव कराना चालू किए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना चालू किए 1000 वोल्ट से इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। समझे, तब ये सब इक्वेशन का हम यूज करेंगे। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। और जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसका रेडियस हम लोग mv/qb या √2m/e मतलब काइनेटिक एनर्जी बटा qb, या फिर √2m, और सारा का सारा काइनेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बदल जाएगा तो E के जगह पे लिखेंगे q और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस और बटा qb। इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। अब अगला बात क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा।
पूछ सकता है क्या कि एक पूरा चक्कर लगाने में, आई सब रिलेशन ध्यान रखिएगा यहाँ से कि रेडियस जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब याद रखिएगा, सब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन से भी लेना देना है। जितना बात बोल रहे हैं सब ये फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन में ही यूज होगा। जितना बात बोल रहे हैं सब साइक्लोट्रॉन के लिए भी मान्य होगा। बस साइक्लोट्रॉन का हम प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल तो पढ़ ही लिए कि क्या कहेगा, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो कहेंगे साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली छोड़ते हैं तो वो किस पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन बता देंगे खाली आपको कि किस तरीके से बनाया जाता है साइक्लोट्रॉन, उसका भी कंस्ट्रक्शन का आधा हिस्सा बना दिए है। और वर्किंग में तो, और वर्किंग मैकेनिज्म तो यही है, कहेंगे कि भी वेलोसिटी से एक्सेलरेट कराना चालू किए, मूव किया सर्कुलर पाथ में, रेडियस को इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा कैलकुलेशन यही होगा वहां पर। ठीक है, अब इसका है कि जब चार्ज पार्टिकल इसमें घूमेगा तो उसका टाइम पीरियड, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, तो समय बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा, तो एक चक्कर लगाने में क्या होगा, कितना रेडियस चलेगा, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा, 2πr, और स्पीड कितना है v, तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। कैसे, 2πr बटा v से, और टाइम पीरियड निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब निकल जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। मतलब ये अभी हम लोग को टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करना है। ये सारा डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो यही साइक्लोट्रॉन का यही वर्किंग प्रिंसिपल है कि अगर भी बी के परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, है ना। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग अगला केस करते हैं। देखिए अब क्या देखना है हमको, इसके बाद क्या देखेंगे भाई, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे रेडियस तो हम देख लिए, क्या देख लिए, रेडियस क्या, mv बटा qb। ये सब साइक्लोट्रॉन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि साइक्लोट्रॉन के लिए ये निकालिए वो निकालिए, सारा कैलकुलेशन यही होगा, सेम टू सेम, है ना। अब देखिए अब क्या है, टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड क्या होता है, t, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल एक चक्कर लगाने में जितना दूरी चला डिवाइडेड बटा क्या हो गया, वेलोसिटी, डिवाइडेड बटा वेलोसिटी। तो क्या लिखिएगा, 2π, r के जगह पे लिखिएगा ना mv बटा qb, mv बटा qb और इंटू v, और v से v कट गया तो क्या हो जाएगा, 2πm बटा, अच्छा v से v ना कटेगा तो 2πm बटा qb, तो इसीलिए टाइम पीरियड बराबर क्या हो गया आपका, 2πm और बटा qb। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कहा है कि दिखाइए कि साइक्लोट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी दिखाना है। 2019 के सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 बटा टाइम पीरियड, तो लिखेंगे ना qb बटा 2πm, qb बटा 2πm लिख दिए, हम उल्टा खाली कर दिए। अब एक बात बताइए यहाँ से, क्या यहाँ पे कहीं वेलोसिटी और रेडियस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे, कुछ भी कर दे लेकिन ये इंडिपेंडेंट होगा किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आप उस समय सोच नहीं पाइए कि हमसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअली में आप ऐसा डेरिवेशन करके जाते हैं, लेकिन आप वहां पे ऐसे घुमा के पूछ देगा ना, कहेगा शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ डीज एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या किया, तो आपको कुछ कह नहीं रहा है, आपको खाली यही यूज करना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर उल्टा कर दी, टाइम पीरियड निकाल के और फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिएगा, और कहिएगा क्या कि देखिए दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी का क्या है, ये इंडिपेंडेंट है ना। अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन अब ये तो समझ गए, यानी हम लोग अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो एंगुलर ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π न्यू, पढ़ाए होंगे कभी, बचपन में भी पढ़ाए हैं। और न्यू किसके बराबर है, qb बटा 2πm, qb बटा 2πm, 2π को मार गिराया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकल गया, qb बटा m। ये सब फॉर्मूला भरपूर पूछा जाता है ना। qb बटा क्या हो गया, m हो गया, निकाल लिए। ये सारा बोल रहे हैं ना, ये सब आप साइक्लोट्रॉन के लिए
याद रखिएगा। हम साइक्लोट्रॉन का डिफिनीशन लिख देते हैं, कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का डिफिनीशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं साइक्लोट्रॉन का डिफिनीशन? तो लिखेंगे इट इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस। ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है। इट इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस यूज टू एसेलरेट। किसके काम आता है ये? एसेलरेट करने के काम आता है। यूज टू एसेलरेट, ACCELERAT, यूज टू एसेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस। जैसे में क्या क्या नाम भी लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव में जब मल्टीपल चॉइस आएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरॉन और क्या? अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और क्या? प्रोटॉन। यही सब पार्टिकल को हम लोग एसेलरेट करा सकते हैं। क्या बोले? एसेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या आयन विथ वेरी हाई वेलोसिटी। ये इसका डिफिनीशन हो गया भाई। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग तो बोल ही दिए हम, है ना। और डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, वही मेन उसका डीज होता है। मेन उसका क्या होता है? डीज होता है। बाकी आगे पीछे ऑसिलेटर लगाया हुआ होता है, तो उस हिसाब से आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अगर आता है तो। और बाकी कहेगा इसका वर्किंग बताइए, तो वही लिख देंगे कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग छोड़े हैं, एसेलरेट किए हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है और वहां पे mv²/r किसके बराबर है? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, मतलब QVB के बराबर है। और सारा इसीलिए ध्यान रखना है आपको, एकदम लिख भी देते हैं क्या? फॉर साइक्लोट्रॉन के लिए रेडियस क्या डीज का होगा? mv/qb कर सकते हैं, या फिर √2m q और v और बटा b। ये हो गया रेडियस निकाल लिए। कहेगा उसका टाइम पीरियड बताइए चार्ज पार्टिकल का, तो क्या कहेंगे? 2πm/qb। कहेगा फ्रीक्वेंसी बताइए, तो क्या लिख देंगे? qb/2πm। अलग से साइक्लोट्रॉन हम बता दिए। एक चीज और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स cannot be accelerated in cyclotron, cannot be accelerated through cyclotron। उसको हम लोग साइक्लोट्रॉन के मदद से एसेलरेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के मदद से एसेलरेट नहीं कर सकते हैं। दोनों का कारण क्या है तो समझिएगा। ये पूछता भी है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, और हल्का होने के कारण उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या? कि पर सेकंड ज्यादा चक्कर लगाएगा वो, तो उसके पास इतना ज्यादा एनर्जी होता है ना कि उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो और दूसरी बात क्या है कि जिस पे चार्ज ही नहीं है, तो जिस पे चार्ज ही नहीं है उसका तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, घूमेगा ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको घुमाना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, अब कहेगा गामा पार्टिकल को घुमा सकते, तो कहेंगे नहीं। न्यूट्रॉन को घुमा सकते, तो कहेंगे नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है वो। तो कहे देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और गामा, ये सबको हम लोग घुमा नहीं सकते हैं। किसमें? साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में केवल और केवल किसको घुमाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को या आयन को, जैसे अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यही सबको हम बहुत हाई वेलोसिटी से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। तो ये था दूसरा सिचुएशन में। सोच लीजिए कितना चीज हम आपको पढ़ा दिए, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइक्लोट्रॉन का फोटो अभी हम आपको बता ही दिए, कभी भूलिएगा नहीं। ये डीज है, इस तरीके से डीज होता है, और इसके अंदर ढेर सारा, ऐसे देखिए ढेर सारा इस तरीके से बना हुआ होता है। देखिएगा आप डायग्राम में इस तरीके से बना हुआ होगा, और इस रीजन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें बहुत सारा डी आपको अंदर में दिखाई दे रहा होगा। बड़ा वाला डी, छोटा वाला डी, उससे छोटा वाला डी, उससे छोटा वाला डी और सबसे छोटा वाला डी। अब कौन से डी को वो चुनेगा घूमने के लिए, ये तो भाई बाद की बात है। क्या बोल रहे हैं? किस डीज को वो चुनेगा ये डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस कौन सा होगा, इसी कौन सा चार्ज हम लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसी हिसाब से डीज का सिलेक्शन होगा कि किस में वो क्या होगा, घूमेगा। सब तो डी ही जैसा लग रहा है ना, यही है। और यहीं पे ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, ये हम आपको रफ स्केच डायग्राम बना के दिखा दिए हैं। सब तो डी, देखिए एक डी, दूसरा डी, तीसरा डी, तो कौन से डी को वो चुनेगा,
उसका रेडियस कैसे डिसाइड होगा? तो हम चार्ज कौन सा लिए हैं, इसमें मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ये मौजूद है, बाहर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, चार्ज कौन सा लिए हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा रहे हैं, उस हिसाब से रेडियस क्या होगा, बड़ा छोटा अपने हिसाब से उसमें क्या होगा, वो घूमेगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे और बड़े रेडियस में वो क्या हो सकता है, घूम सकता है। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना हो तो उसी के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज होता है। बाकी सारा चीज़ आपको साइक्लोट्रॉन के रिगार्डिंग बता दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे सिचुएशन 3 का। सिचुएशन 1 में हम पढ़ लिए कि 0 और 180, सिचुएशन 2 में पढ़ लिए क्या 90, सिचुएशन 3 में अगर 0, 80 और 90, 0, 180 और 90 छोड़कर अगर कोई एंगल है, मतलब 30 डिग्री है, भी और बी के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री, भी और बी के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, कोई भी अगर एक्यूट एंगल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल अगर है तो 30 डिग्री 60 डिग्री पे अगर होगा तो क्या घटना घटेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए क्या है अब इसके बाद कि जैसे हम बात करते हैं सिचुएशन 3 का, सिचुएशन 3 थोड़ा अलग है, क्यों लिखेंगे, व्हेन V एंड B मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आर एट एक्यूट एंगल, आर एट एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होगा तो एक्यूट एंगल होगा, मतलब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, V और B के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री से छोटा। तो उस कंडीशन में क्या होगा जो देखिएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। जैसे मान लीजिए ना कि ये आपका क्या है भाई, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, हल्ला नहीं करिए, इधर देखिए, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है भाई कि एक चार्ज पार्टिकल है Q और इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए V वेलोसिटी से, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, थीटा ऑब्वियसली है 90 डिग्री से छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, V और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ही, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे दो हिस्से में। पहले इसको इधर के तरफ इसका भी cos थीटा होगा, इधर के तरफ क्या होगा भी sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे दोनों केस है, एक केस ऐसा है जिसमें ये वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, और ये वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसके कारण सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, और पैरेलल होता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। तो क्या कहेंगे कि जो वेलोसिटी लिखे भाई, वो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, क्या v cos थीटा आई कैप और प्लस v sin थीटा जे कैप। तो इसके कारण कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं होगा। कहिएगा क्यों, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो सोचिए अगर आप एक चार्ज पार्टिकल ऐसे लिए और इस पर खाली इधर फोर्स लग रहा है तो किधर बढ़ेगा, आगे, किधर बढ़ेगा आगे। अरे इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, पता है ना आपको, कोई फोर्स नहीं लगेगा, इधर ही चलेगा। और इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस कारण से क्या होता है ना कि चार्ज पार्टिकल जब ऐसे चलता है ना तो चाहता है कि हम सर्कुलर पाथ में मूव करें, घूमें, ऐसे घूमें, लेकिन घूम नहीं पाता है। कारण क्या है कि ऐसे ही जैसे ही आगे बढ़ता है ये वाला कंपोनेंट उसको आगे की तरफ खींच के लेकर चला जाता है, और ये मजबूरी बस इस तरीके से मूव करता है, ऐसे मूव करता है हेलिकल पाथ में। मतलब थोड़ा सा सर्कल में घूमेगा, फिर ये भी cos थीटा उसको आगे की ओर मूव कराएगा, फिर थोड़ा सा सर्कल में घूमेगा, फिर भी cos थीटा क्या होगा, क्योंकि दोनों का प्रभाव है यहाँ पे, है ना, भी cos थीटा और भी sin थीटा का। और चार्ज पार्टिकल का इसलिए जो पाथ होगा ना वो कैसा होगा, इस तरीके से, देख रहे हैं बात को, हेलिकल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा, है ना। चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये चाहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कि हम इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएं। इस तरीके से ये किस पाथ में मूव करता है, हेलिकल पाथ। किस पाथ में मूव करता है, हेलिकल पाथ में। तो लिखेंगे हेयर द चार्ज पार्टिकल, हेयर द चार्ज पार्टिकल, हेयर द चार्ज पार्टिकल विल मूव, द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ, इन हेलिकल पाथ।
ध्यान रखना है किस पाथ में मूव करेगा वो, हेलिकल पाथ में। अगर सिर्फ इधर वेलोसिटी है तो सर्कुलर में मूव करता। समझ लिए हेलिकल पाथ जानते कैसे बना है, सर्कल और प्लस स्ट्रेट लाइन, ये दोनों को मिला के हेलिक्स बन गया। ये दोनों को मिला के क्या बन गया, हेलिक्स बन गया। सर्कल में कौन मूव करने कहेगा, भी साइन थीटा, और सीधे कौन जाने कहेगा, भी कॉस थीटा, और दोनों को मिला के क्या बन गया, हेलिक्स। क्योंकि ये दोनों हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। ये कब केस होता है, जब पैरेलल होता है, तो ये कब होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ तो न तो पैरेलल है न तो परपेंडिकुलर है, तो दोनों को मिला के कैसा पाथ में मूव करेगा, हेलिकल पाथ में। ये हम लोग पता कर लिए। अब देखिए हेलिकल पाथ में दो कंपोनेंट होता है, एक इसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराने के लिए जिम्मेवार है और दूसरा इसके वर्टिकल मोशन के लिए जिम्मेवार है। यानी भी कॉस थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और भी कॉस थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन के लिए। किसके लिए मोशन है, वर्टिकल मोशन। यही दोनों जब सुपर इम्पोज करता है तो हेलिकल पाथ बनता है। अब जैसे सर्कल का हेलिक्स, जैसे सर्कल का रेडियस होता है वैसे हेलिक्स का भी रेडियस होता है। हेलिक्स का एक और टर्म है जो हम आपको बताते भी हैं, सोलेनॉइड में भी बता चुके हैं। देखिए ध्यान से, ये हेलिक्स, ये क्या है, हेलिक्स। एक टर्न से दूसरे टर्न का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, पिच। क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। समझे बात को, क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा, है ना। तो पिच ऑफ हेलिक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप रेडियस निकाल लीजिए हेलिक्स का। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा, तो रेडियस क्या होगा भाई हेलिक्स का, तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या लिखेगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स में, तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा, तो देखिए लिखेंगे ना, आर बराबर क्या होता है, एम भी बटा क्यू भी होता है ना। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट उसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, किसका योगदान है, साइन का कि कॉस का, साइन का। क्या होगा, साइन का। तो क्या लिखिएगा पता है आप यहाँ से, आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा और बटा क्यू बी, एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी। ये किसका रेडियस हो गया, हेलिक्स का। किसका रेडियस हो गया, हेलिक्स का। और हेलिक्स का रेडियस निकाल लिए। अब देखिए पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच तो इसको कहते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल दूरी है। तो हॉरिजॉन्टल दूरी कैसे निकलेगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कौन सा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, भी कॉस थीटा, और इनटू यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है वो एक टाइम पीरियड के, आधा ऐसे घुमा और आधा ऐसे घुमा, तो एक टाइम पीरियड के बराबर है। किसके बराबर है, एक टाइम पीरियड के बराबर। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा भाई, 2πm बटा क्यूबी, 2πm बटा क्यूबी। तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, पिच ऑफ हेलिक्स। क्या निकलेगा, पिच ऑफ हेलिक्स। यानी टी आपका क्या है भाई, तो टी है आपका टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड। समझे बात को, टी क्या है आपका, टाइम पीरियड, है ना। तो ध्यान रखना है, इसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराने में भी साइन थीटा का रोल है, इसीलिए रेडियस तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें होगा, तो यहाँ पे हम भी साइन थीटा लिए। लेकिन पिच तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, ये वर्टिकल था, पिच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है आपका, भी कॉस थीटा। कौन सा वेलोसिटी, सॉरी हॉरिजॉन्टल में भी कॉस थीटा। तो क्या लिख दिए, भी कॉस थीटा ये इंटू टी। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, भी पैरेलल इंटू टी। क्या लिखता है, भी पैरेलल इंटू टी, यानी वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट और इंटू क्या, टाइम पीरियड। और ये है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझे बात को, भी साइन थीटा का वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पिच ऑफ हेलिक्स हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझे, लिख डालिए इसको, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका, वर्टिकल मोशन भी साइन थीटा होगा, वी कॉस थीटा नहीं, वी साइन थीटा। ये वी कॉस थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल क्या होगा, वी साइन थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड वाला जो यहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे क्या लिखेगा आप इसको, टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया भी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr, मतलब पूरा सर्कल में जो चक्कर लगा रहे थे 2πr। तो r यहाँ पे किसके बराबर है, एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी, है ना। और डिवाइडेड बटा क्या होगा, वेलोसिटी, डिवाइडेड बटा क्या होगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखिएगा ना, रेडियस लिख दीजिए 2π, ध्यान दीजिएगा क्या लिखिएगा यहाँ से, 2πr। r के जगह पे क्या लिखेंगे, एम भी साइन थीटा और बटा क्यू बी लिख दिए हम। और ये हो गया क्या आपका रेडियस, और बटा स्पीड। तो स्पीड क्या है आपका,
भी साइन थीटा लेंगे, टाइम पीरियड के लिए क्या लेंगे, भी साइन थीटा। तो भी साइन थीटा से भी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 पाई m बटा क्यू बी, मतलब टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आया है, चाहे क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा लिए, भी साइन थीटा को काट दिया। तो टाइम पीरियड पहले भी सर्कल वाला में भी टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई m बटा क्यू बी, और यहाँ पे भी टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई m बटा क्यू बी। इसीलिए पिच का फॉर्मूला निकल के आ गया, पिच ऑफ हेलिक्स क्या आ गया आपका, 2 पाई m बटा क्यू बी और इंटू भी कॉस थीटा, इंटू भी कॉस थीटा। दिस इज द पिच ऑफ हेलिक्स, 2 पाई m बटा क्यू बी और इंटू क्या, भी कॉस थीटा। ये पिच ऑफ हेलिक्स है, ये क्या है आपका, पिच ऑफ हेलिक्स। यहां से हम लोग पता कर लिए, पिच निकाल दिए, ठीक है। तो पिच हो गया, रेडियस ऑफ हेलिक्स हो गया, टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स क्या होगा, 2 पाई m बटा क्यू बी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जो आपको बता दिया गया कि अगर आपसे कहेगा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, तो जितना जानकारी था आज के लेक्चर में आपको दे दिया गया। अब अगर इसमें कुछ रह गया तो वो प्रॉब्लम डिस्कशन है, जो कि हम अगले वीडियो में कर सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन। उसके लिए पूरे थ्योरी को आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता क्या, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और क्या कि अलग अलग सिचुएशन में भी और बी का अलग अलग सिचुएशन आपके सामने डिस्कस किया गया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा डिवाइस साइक्लोट्रॉन बताया गया। ये सब कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को अब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा था ये हम निकाल लिए। अब बात करेंगे हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब कितना फोर्स लगेगा। अगला हमारा डिस्कशन इसी पे होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।